भारत में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मुग़ल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा अजूबा मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताज महल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ यह मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए है, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। मैं हूं अभय सिंह छत्री, एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्रीजियंस वर्ल्ड में। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली यह खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 22,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वह भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगमरमर का यह अनमोल मकबरा $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुग़ल आर्किटेक्ट ने अपने अनुभव की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थीं जिनको दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आज भी तारीफ़ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली यह कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुग़ल आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की हो। इसके चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि यह मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर यह अंदर की ओर झुके हुए लगते, जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीज़न भी था, और वह यह था कि खतरनाक अर्थक्वेक आने पर अगर यह मीनार गिरें भी तो यह बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल को कोई नुकसान ना होने दें। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि इसको बनाने वाले किसी भी सूरत में इस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वह कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे गुंबद को कैसे बनाया गया, यह सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। यह मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के हिस्से में मुग़ल एम्पायर का राज हुआ करता था। इस समय मुग़ल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था। उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुग़ल शहंशाह को सबसे अधिक प्रिय था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे, जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे का होता था उतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुग़ल शहंशाह ने शहजादे की सगाई अपने एक वजीर की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस समय ये किसी को पता नहीं था कि इस मोहब्बत की निशानियां हमेशा के लिए रहने वाली हैं। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई युद्ध किए और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां की उपाधि से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 8 बीवियां थीं जो आगरा फोर्ट के कमरों में ही रहती थीं। इन 8 में से शाहजहां सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ से करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज़्यादातर वक्त मुमताज़ महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों बाद यानी 1622 में शाहजहां ने अपने पिता मुग़ल शहंशाह जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, जिसमें वह सफल ना हो सका, और 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुग़ल सल्तनत अपने शहंशाह से बेहद खुश नज़र आती थी। यह वह समय था जब मुग़ल एम्पायर अपने पूरे चरम पर था, यानी पूरे इंडिया, पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान के भी कई हिस्से में मुग़ल सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद करता था, जबकि मुमताज़ महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती थी।
लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था यह खुशियाँ मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी 1 साल ही गुजरा था कि एक बार फिर से मुग़ल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 सालों तक युद्ध चलता रहा और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी मिली। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते कि एक दुखद खबर उनको प्राप्त हुई। मुमताज़ महल जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं, उनकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को न चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुग़ल सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। यह खबर जो शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही ख़त्म कर दी। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज़ महल की इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई संगीत सुना और ना ही परफ्यूम लगाया। मुमताज़ महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वह चाहती थीं कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज़ की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत लुटा दी और पूरी ज़िंदगी समर्पित करने का इरादा कर लिया। मुमताज़ के गुजरने के 6 माह बाद यानी सन 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 22,000 से भी ज़्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया और सभी को आगरा बुला लिया गया, क्योंकि मुमताज़ की कब्र यमुना रिवर के किनारे मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल कार्य था। रिवर के किनारे की ज़मीन काफ़ी सॉफ्ट होती है और यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी के बहाव से ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँच सकता था। इस मुश्किल से निपटने के लिए मुग़ल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले ज़मीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मज़दूर यह कुएं तब तक खोदते रहते जब तक सूखी ज़मीन नज़र न आ जाती। इनको कंकड़ों और पत्थरों से भरा गया और फिर इसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मज़दूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फ़ौज का भी इस्तेमाल किया गया। मुग़ल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम ज़मीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। एक ऐसा डिज़ाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। ताजमहल के डिज़ाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से गुंबद का आइडिया लिया गया था। और जब इन सबको कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिज़ाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए तरह तरह के बेशकीमती पत्थरों की ज़रूरत थी। यह सब इतना आसान नहीं था और इसमें बेशुमार पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेज़ी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस उनको यह काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज़्यादा लोग लगाए गए थे कि इसकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना ख़त्म हो गया था। 22,000 मज़दूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिज़र्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल के लिए मार्बल की डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी तब तक किसी को भी यह मार्बल ख़रीदने की इजाज़त नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हज़ारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया। ताजमहल का यह खूबसूरत गुंबद इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा सिर्फ आँखों से देखकर ही लगाया जा सकता है
आजकल इस तरह के गुंबद स्टील स्ट्रक्चर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे गुंबद को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस गुंबद को बनाने में मुग़ल इंजीनियर ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी, उसकी आज के इंजीनियर भी बहुत तारीफ़ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पेट्राडोरा या प्राचीन कारी से डेकोरेट किया जाना था। पेट्राडोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उस कीमती पत्थर को ग्लू के ज़रिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफ़ी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये सीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में एक बात यह भी है कि यह दिन में 4 बार अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले यह बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद यह लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रूप देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त यह पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बेगम की याद में ही रखा। मुमताज़ महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज़ की बरसी पर यमुना रिवर के ज़रिए ताजमहल पर जाया करते थे। यह ताजमहल की ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ शाही ख़ानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आँखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का यह महंगा प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, पर इसने मुग़ल सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज़ के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुग़ल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उनको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक ऐसी फैसिलिटी थी जो शाहजहां को दी गई, और वह यह थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया, उसकी खिड़की से वह ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 वर्ष की एज में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अब दोबारा मुमताज़ से मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है श्रीजेम्स वर्ल्ड की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो आप सभी पहले देख पाएँ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।